वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हाँ जी, ब्रेक से पहले हमारे पास कॉल्स आ रही थी क्योंकि उमेर ने और मैंने एक दुखती रग छेड़ दी थी. एंड फॉर अदर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान. बात हम कर रहे थे कि बच्चे बेचारे ऑलवेज चक्की पीसिंग के पहले स्कूल जाओ, स्कूल के बाद ट्यूशन जाओ, ट्यूशन के बाद घर में आके रिविजन करो, होमवर्क पूरा किया है या नहीं. सो दिस नेगोशिएशन नेवर रियली एंड्स. उमेर जालियावाला से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारे ग्रेडिंग सिस्टम का कसूर है, लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं कि अगर शुरू से ही आप पे ये लेबल लग जाए कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं या फलाने सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं, यू एंड अप फीलिंग लाइक अ लूजर, यू एंड अप फीलिंग लाइक अ फेलियर. प्लेग्राउंड्स और जो आपकी क्लासरूम्स हैं, दे आर नॉट रियली द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ प्लेसेस. आपकी टीचर हो सकता है आपको पब्लिकली सबके सामने एम्बैरस करे, टोक दे. बच्चे आपस में, आपके क्लासमेट्स आपका मजाक उड़ा सकते हैं. फिर घर आने के बाद आपका कंपैरिजन या तो आपके कजन से या आपके अपने सिबलिंग से हो सकता है. All of this is making people wonder कि उनकी सेल्फ वर्थ, उनकी आइडेंटिटी क्या सिर्फ और सिर्फ उनके एक अच्छे ग्रेड से जुड़ी हुई है. वैसे हमने आज सोचा था कि एक लार्जर सब्जेक्ट को भी हम लेके चलेंगे, विच इज अबाउट नेवर गिव अप, बट आई थिंक दे टाई इन ब्यूटिफुली. और उसके लिए भी जो हमारा पैनल है उमेर, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद हम गुफ्तगू दोबारा आगे बढ़ाते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी आतिफ मुर्तजा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाइफ कोच भी हैं और कंसल्टेंट हैं. थैंक यू सो मच आतिफ फॉर बीइंग हियर. इसके अलावा हुमैरा कुतुब हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहिर नफ्सियात हैं. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एंड HR कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सारा अफजल भी हमारे साथ मौजूद हैं. आप सबकी आमद का, मौजूदगी का बहुत शुक्रिया. सबसे पहले अगर इस सारे पैनल से मैं एक छोटा सा सवाल यही करूं, जो उमैर ने कहा था कि इस वक्त आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का ज़ात का महवर सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेड्स हैं, लेकिन अमली जिंदगी में जब आप वाकई प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, ये ग्रेड्स, ये आपकी मार्कशीट, ये कितने मायने रखते हैं? अगर सारा आपसे शुरुआत की जाए, ये कितनी इम्पोर्टेंट है वर्क लाइफ में? सिद्रा, अगर उसको वर्क लाइफ में देखें तो आपको शायद इन करने में जो पहला आपका जॉब होता है ना, जो एंट्री लेवल जॉब होते हैं, उनके ऊपर शायद लोग देख रहे होते थे, बट वो भी आज से कुछ अर्सा पहले तक था. अब अगर आप लेटेस्ट स्टडीज भी देखो, लेटेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस भी देखो, तो अब नो वन इज रियली बॉदर्ड आउट कि आपने कितना अच्छा GPA स्कोर किया था, आप कहाँ से आपने पढ़ा था, क्या वो किया था. इट इज हाउ यू परफॉर्म इन योर इंटरव्यूज, हाउ यू परफॉर्म इन द सिमुलेशन एक्सरसाइजेस गिवन टू यू, हाउ यू किस तरह से आप अपने टेस्ट पे या किसी चीज के ऊपर जो मार्केट आपके हायरिंग टेस्ट ले रही है या वो चीजें करी है, उसके ऊपर आपको ज्यादा रेट किया जाता है. नो वन, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने खुद कंसिडर किया हो या किसी और को मैंने ये करते हुए देखा हो. बहुत रेयर है. ऑब्वियसली प्रेजुडिसेस हर जगह पे होते हैं. मैं ये नहीं कह सकती, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि नहीं बिल्कुल नहीं होता. यस, देयर आर पीपल विद दिस माइंडसेट, बट मेजॉरिटी मैंने देखा है कि वो इस चीज को कंसिडर नहीं करते. लेकिन सारा दैट इज अ डबल एज, बड़ी खतरनाक एडवाइस है. आतिफ, आपकी तरफ आना चाहूंगी. यानी हम जो इतनी तगोदौ करते हैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने की, उसकी बुनियाद को स्ट्रांग करने की, उसको एक अच्छा माहौल देने की, फिर यानी सम चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी ईगर, लाइक मेरी तरह के कुछ नर्ड्स भी हो सकते हैं जिनको पढ़ाई करनी है और दे वांट टू लर्न मोर. तो क्या कहेंगे आपके, क्या वाकई ग्रेड्स की, स्कूल की, किस यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है मेरिट की बेसिस पे, उसकी कोई अहमियत नहीं है? डेफिनेटली देयर इज एन इम्पोर्टेंस, अहमियत होती है इन चीजों की, लेकिन ये सब कुछ नहीं है. अच्छा, बात क्या आती है, हम इस रेस में होते हैं कि टॉप 3 स्कूल या टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ लिया. मेरा इंटरेक्शन होता है बहुत सारे लोगों से, बिजनेसमैन से, जो बहुत सारे लेट्स से टियर B, टियर C इंस्टीट्यूट से भी पढ़े होते हैं, लेकिन जिंदगी में वो कामयाबी इसलिए ले पाते हैं कि IQ के साथ ना EQ भी बहुत जरूरी है, इमोशनल कोशेंट, कि लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है. अच्छा, तालीम में अगर एक बच्चा मेहनत कर रहा है, उसके दिल में एटलीस्ट ये बात डाली जाए कि बेटा काश ना रह जाए, तुम अपना एग्जाम दो तो पूरे तगो के साथ दो, हिम्मत के साथ दो. हर कोई मैथ्स में अच्छा नहीं हो सकता, शायद मुझे बायोलॉजी इसलिए नहीं मिली, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, ठीक, तो इट डजंट मीन कि बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस नहीं है. इंपॉर्टेंस जरूर है. बच्चों की जिंदगी में, तरबियत में, हमारी पूरी दीनों दुनिया में एंड का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और नहीं है. यानी दीन और दुनिया है, तो तालीम और पर्सनालिटी है. इसी तरह कारोबार, उर्दू वाला और है, अंग्रेजी वाला और नहीं. जी, उर्दू वाला और है, एंड लगाना है, चीजों में एंड होता है. सो दैट इज वाई आप अगर अफजल दुआओं में भी देखें तो हसन दुनिया और आखिरत दोनों मांगी गई है ना, तो और लगाया गया है. तो आई बिलीव इन दिस स्कूल ऑफ थॉट, देयर शुड बी एंड. हुमैरा, आप क्या कहेंगी कि जब हम
مجھے پتا ہے کہ گریڈز کا بہت زیادہ پریشر بچے کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے یہاں کچھ اسکولنگ سسٹمز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی گریڈ 8 تک ہم بچے کا کوئی ایگزام نہیں لیں گے، لیکن بائی ڈیفالٹ جب اس کو پھر او لیولز کے لیے اپیئر ہونا پڑتا ہے تو 8ویں گریڈ کا بچہ ایگزامز کی انزائٹی کا شکار ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، اس کو تھراپسٹ کے پاس لے جانا پڑ رہا ہے. سو آپ کیا کہیں گی بیلنس کر کے اگر اس کو یہ ریگولر اس کی اسیسمنٹس ہوں، از دیٹ اے گڈ اسٹریٹجی؟ از دیٹ گڈ فار ہر مینٹل ویل بینگ، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اتنا پروٹیکٹڈ کر دیں کہ جب اس کے سامنے امتحان آئے تو وہ امتحان کے خوف سے ہی گھبرانا شروع کر دے؟ بالکل بالکل سدرا، اس میں نا یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. فرسٹ تھنگ کہ اسکولس کے اندر ایک سسٹم یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی جو ایک وہ کس طرح سے اسسمنٹ سسٹمس پہ کام کریں. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ دیر آر سم ریئلی گڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس جو کہ ایکٹیولی کوشش کر رہے ہیں ٹو ٹرائی آؤٹ ڈفرنٹ ویز آف اسیسنگ اے چائلڈ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ بائی دا ٹائم اس کو وہ ریٹن ایگزام دینا ہے یا او لیولس کے اندر یا میٹرک میں انٹر میں اس کو کہیں اپیئر ہونا ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ چیلنج نہیں ہوگا، پرووائڈیڈ کہ وہ جو اسیسمنٹ ٹولز بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر بہت ایک محنت کی ہوئی اور بچے کو رائٹلی اسیس کر رہے ہیں کہ ہم اس کی انگزائٹی کو بھی کیٹر کر رہے ہیں، کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. سائملٹینیسلی صرف اسکولس کی ریسپانسبلٹی نہیں آ جاتی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی نہیں ہے، بلکہ پیرنٹس کا بھی ہے کہ ہم کہاں کہاں بچوں کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں. بعض اوقات اسکولس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ ٹو کم اپ وتھ سم انوویٹو آئیڈیاز وین اٹ کمس ٹو اسیسنگ دا چائلڈ، اور بچہ اسکول میں اچھا پرفارم تو کر رہا ہے، بٹ وہ جو پیرنٹس کا بار بار پریشر ہے بچے کے اوپر بھی ٹیچر کے اوپر بھی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی طریقہ ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک کولیبریٹو ایک چیز ہے کہ جہاں پر پیرنٹس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اگر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ بچہ آگے بھی جا کر لائف میں ایکسیل کرے اور میں اس کو یہ سمجھا سکوں کہ صرف گریڈ سب کچھ نہیں ہے یا وہ صحیح طریقے سے ایگزامس کے اندر اپیئر ہو سکے، سو آئی ریئلی نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو آل آف دی ادر ویریبل جو کہ بچے کی پرفارمنس کو امپیکٹ انفلوئنس کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، میں نے صبح اسکول جاتے ہوئے، یعنی ہم اپنے اسکول کے ٹائم سے عمیر دیکھ لیں اور آج تک بھی دو طرح کے بچے دیکھیں. ایک وہ جو بہت خوش ہوتے ہیں اسکول جاتے ہوئے، ایک وہ ہوتے ہیں جو بیچارے دے آر ڈریگنگ دیئر فیٹ اینڈ دے آر انہیپی. ہاؤ کین وی میک اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز اے ہیپی پلیس جہاں پہ بچہ یا اسٹوڈنٹ خوشی خوشی جائے اینڈ دے ایکچولی لک فارورڈ ٹو اٹ؟ کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ یا سدرا، ناٹ جسٹ اسٹوڈنٹ بٹ آلسو پیرنٹ بھی جائے اور پیرنٹ بھی ویلکم فیل کرے، جج فیل نہ کرے. جسٹ دس مارننگ آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی وائف کہ اسکولز آر سپوز ٹو بی لرننگ فیسلٹیز بٹ دے فیل لائک کریکشنل فیسلٹیز، عام زبان میں جیل. اور وہاں جانا وہی چاہتا ہے، ظاہر ہے جس کی دوستی یاری اچھی ہوتی ہے، سنگت اچھی ہوتی ہے، جس کو ٹیچرز پسند کر رہے ہوتے ہیں یا جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، رائٹ. اور بہت سارے بچے ہیں جو کہ زبردستی جاتے ہیں، جن کو اٹھنا گوارا نہیں ہوتا اور ڈریگ کرتے ہیں اور ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں. اسکولس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو ہم بار بار بات کرتے ہیں گریڈنگ سسٹم، جتنا جلدی جتنا زیادہ گریڈنگ سسٹم کو ختم کیا جا سکے، اور بہت زیادہ ہو بھی رہا ہے اسکولز میں. آپ نے 8 گریڈ تک کی بات کی لیکن پبلک لیول پہ نہیں ہو رہا سدرا. یہ کچھ اسکولز ہیں، خاص سیگمنٹس کو وہ سرو کر رہے ہیں، لیکن اس کو میس لیول پہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ لرننگ پہ فوکس کر سکے، اس کو انجوائے کر سکے. اسکولز کو کولیبوریٹو ایکسپیرینس بنائے، بچے آپس میں ٹائم اسپینڈ کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے سیکھنا بہت پسند کرتے ہیں، اینڈ اسکولز میں وہ اسپیس ذرا کم ہوتی ہے. نمبر 3، آج کا بچہ ڈیجیٹل ہے اور اسکول ڈیجیٹل نہیں ہے. انفیکٹ اسکول ڈیجیٹل سے نفرت کرتا تھا پینڈیمک کے وقت تک، تو یہ کہتا تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، آج ساری چیزیں ڈیجیٹل ہے. تو بہت ساری چیزیں جو کہ کلاس روم کے اندر، اسکول کے اندر اس مزاج میں، اس انداز میں دی جا سکتی ہیں. اور ڈیجیٹل آپ کو پتا ہے بچہ خود لک اپ کر سکتا ہے، ٹیچر سے زیادہ علم کلاس مل کے حاصل کر سکتی ہے ایک دوسرے کی موجودگی سے. بہت ضروری ہے. آخری کامنٹ میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ایویلویشن ضروری ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے فلٹر آؤٹ کرنا ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے سلیکشن کرنی ہے. آپ اور میں بھی جج کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ججمنٹ چھوڑ دی جائے کہ جب عمیر لینا چاہے یہ ججمنٹ، جس طرح بہت ساری کوالیفیکیشنز میں ہوتا ہے، رائٹ، کہ میں تیاری کر لوں اور جب میں فیل کروں کہ میں تیار ہوں تو میں جا کے اپیئر ہو جاؤں. ان کا کرائٹیریا اپنی جگہ پہ، لیکن میرے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس عمر پہ، اس لیول پہ ہی یہ پاس کرنا ہے. میری نظر میں مستقبل کا اسکول ایک سیٹ آف ایکسپیرینسز ہے، بہت ہی مزیدار جگہ ہے جہاں پہ بچے والنٹیرلی بہت ساری چیزیں اپنے سوالات کی بیسس پہ، پروبنگ سکلز کی بیسس پہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں تب جا کے ٹھپا لگوا لیں تاکہ آگے والے کو سمجھ آ جائے کہ میں نے یہ کیا ہوا.
उमैर, यू आर एक्चुअली टेकिंग अस बैक इन टाइम. 70s में मोहम्मद अली साहब का रिकॉर्ड लगता था कि वो अपनी जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट एज है उससे बहुत बड़े लगते थे और आके अनाउंस कर रहे होते थे कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया या मैंने स्कूल पास कर लिया है. देयर विल स्टिल नीड टू बी एन अपर लिमिट कि आप कब उस एक्सपीरियंस से बाहर निकल जाएं. मगर बहरहाल जी इसको लिंक करते हैं हमारे आज के मौजूद से, विच इज ऑल अबाउट नेवर गिविंग अप. एक हाँ इतने लोग नहीं, मुझे जरूरत इस बात की लगती है, इलिटरेट रह जाते हैं इस माशरे के अंदर, क्योंकि उनके दिमाग में यही जजमेंट है कि अब तो मेरी उम्र निकल गई, मुझे 25 साल के लड़के. आई थिंक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट वाज माय नेक्स्ट कमेंट. यू नो व्हाट आई रियली फील इज कि हमारा जो लर्निंग सिस्टम है वो बहुत रिजिड है. मिसाल के तौर पे क्लास 7th में ही आप बच्चे को डिसाइड करने के लिए कहते हैं कि वो कॉमर्स सब्जेक्ट्स लेना चाहेगा या साइंस सब्जेक्ट लेना चाहेगा. अगर आगे जाके जिंदगी में आप कोई और एवेन्यू को, किसी और एरिया को एक्सप्लोर करना चाहें तो उसके रास्ते आपको बंद मिलते हैं. सारा क्या कहेंगी, इंटरनेशनली हम देखते हैं 40 साल की उम्र में कोई शख्स डिसाइड करता है कि उसने डॉक्टरी पढ़नी है तो उसके पास पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं. अगर कोई 25 की एज में ये इमेजिन करता है कि उसने पायलट बनना है, जहाज उड़ाना सीखना है, वो कर सकता है. पाकिस्तान में हमारे सिस्टम्स इतने रिजिड क्यों हैं कि हम एक टीनेजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी आने वाली सारी जिंदगी के फैसले इस वक्त ले लें? सिद्रा, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस चीज को अपडेट करने की कोशिश नहीं की. हमारा जितना सिस्टम ब्रिटिश रूल बेचारा जो उस वक्त इतना ऑर्थोडॉक्स सिस्टम छोड़ गए, हमने उस सिस्टम को उस माइंडसेट को चेंज करने की कभी कोशिश ही नहीं की. ठीक है, हमारा जितना बेस था वो उसी सिस्टम के ऊपर बना हुआ है और वो आज की डेट पे उसी तक है. दुनिया सारी आगे प्रोग्रेस कर गई और हमने नहीं किया. दुनिया में लोग 40 साल की एज में या बच्चे स्कूल्स में आगे इन चीजों को इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहां पे एप्टीट्यूड टेस्टिंग, बच्चों का इंटरेस्ट. आप अभी पहले मैट से तो बात करी थी कि वाई किड्स आर ड्रैगिंग देयर फीट टुवर्ड्स द स्कूल बिकॉज दे डू नॉट एंजॉय. हर बच्चा मैथ्स पढ़ने के लिए नहीं बना है. जब आप उसको फोर्सफुली मैथ्स के क्लास में बिठा दोगे, इवन हम 7th क्लास पे आके बच्चे को सब्जेक्ट चूज करने के लिए कहते हैं, हम लोगों के पास एप्टीट्यूड टेस्टिंग नहीं है. हम बच्चे को उन चीजों में डालते ही नहीं है. एक बच्चा जो आर्ट्स का जीनियस है, एक बच्चा जो म्यूजिक का जीनियस है, उसको आप मैथ्स और साइंस और वो सारी चीजें पढ़ने के लिए बिठा दोगे जिसके लिए वो नहीं बना हुआ. ठीक है, तो वो कभी भी वो अपने दिल से, अपनी खुशी से, अपनी ख्वाहिश से वहां पे नहीं जाएगा. बाहर दुनिया में हर जगह पे पर्सनालिटी टेस्ट, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, ये सारी चीजें जो हम आज ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग के टाइम पे कर रहे होते हैं, ये चीजें बच्चों की बड़ी छोटी एज से जो उनके एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं वो ये कर रहे होते हैं, जिसका हमारे पास हमारी सोसाइटी के अंदर अभी तक जनरल लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है. ये शायद मैनेजमेंट के कोई HR के 8-10% यानी हम अभी तक वो कुकी कटर ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं ना कि एक ही कुकी कटर है और हर बच्चे को एक ही शेप में ढालने की हम कोशिश कर रहे हैं. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट एवरीबॉडी हैज बीन टॉकिंग अबाउट, जी पूरा करने के बाद, क्योंकि अब थोड़ा सा जैसे डिजिटलाइजेशन का एज है और तो सारी चीजें आ गई हैं. आई वॉज रीडिंग के पहले ये कहा जाता था कि हमारे लोग, हमारे जो पेरेंट्स वगैरह थे वो तो जब जॉब्स करते थे तो कोई एक जॉब करते थे और पूरी जिंदगी उसी में गुजार लेते थे. हमारे एज बैंड के लोग जो हैं उन्होंने अपने करियर में पूरी लाइफ स्पैन में 4 या 5 जॉब्स चेंज की होती हैं. अब जो अगला जो फेज आ रहा है, जो हमारी जेन Z आ रही है, इन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लोग इनके इतनी तेजी से एप्टीट्यूड चेंज हो रहे होंगे कि दीज पीपल विल चेंज 3 to 4 करियर्स इन देयर लाइफ स्पैन. ठीक है, तो वो जो बाहर and they will serve up to 20 organizations. बिल्कुल सही. हाँ, तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं सारा. और इसके एब्सोल्युटली, और बल्कि हम यानी आपने जिस तरह बिल्कुल सही मुआवजा किया कि हमारे पेरेंट्स एक इंडस्ट्री, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को सर्व 30 साल 40 साल किया. ऑन द अदर हैंड आज जेन Z को, बल्कि हम अपने आप को भी देखते हैं किसी इदारे में अगर आपने 2 साल से ज्यादा गुजार लिए तो समटाइम्स यूर इवन पीपल आर वंडरिंग व्हाई. क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज और नहीं है? क्या आप अपने करियर को सीरियसली नहीं ले रहे? क्या आप कंफर्ट जोन में तो नहीं चले गए? सो दिस इज अ बिग चेंज विच हैज कम अराउंड. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे. What does it mean towards our will? यानी अगर खास तौर पे अगर इस बैकग्राउंड से हम ट्रेन होकर, एजुकेट होकर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, why is it कि इतने competitive सिस्टम में रहने के बाद आज हम इतने ज्यादा डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड फील कर रहे हैं कि people are being hopeless. So let's talk about hopelessness एक छोटे से ब्रेक के बाद.